हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की एनालिसिस होगी पूरी एडवांस वर्जन के ऊपर। कैसे पता करें कि ये जो रैली है, बहुत लोगों को लग रहा है अभी भी एक बड़ा करेक्शन आया है। जैसे आप सबको पता है कि बहुत बड़े अभी भी बहुत बड़े बियर में बैठे हैं। और बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जो रैली अभी चल रहा है ये 2003 का और 2008 का रैली है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरा जो जितने भी एनालिसिस हो ना वो टेक्निकल के बेसिस पे हो, क्योंकि टेक्निकल का जो पार्ट है ना मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। फंडामेंटल के बेसिस पे हो तभी चीज़ों को जाऊँगा जब फंडामेंटल चीज़ों को समझ पाऊँगा, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा फंडामेंटल के आगे आता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक्निकल जो होता है ना वो चार्ट के थ्रू होती है। और चार्ट हमेशा चार्ट होता है प्राइस प्राइस हमेशा सबके ऊपर होता है। टेक्निकल के ऊपर होता है, फंडामेंटल के ऊपर होता है, क्योंकि अब प्राइस इसको लगता है, अगर प्राइस का मतलब भाव भाव को लगता है कि भाई अगर 3 महीने के अंदर इंडिया बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है तो आज वो रैली करना शुरू करता है। और बाद में पता लगता है यार इतना बड़ा मैंने जो रैली किया हूँ मैंने जो सोचा था उस बेसिस पे नहीं आया, तब जाके उसमें करेक्शन आता। तो भाव ना बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं भाव भगवान छे। तो इसीलिए मैं उसको नाम दिया हूँ टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है प्राइस। शायद आप समझ गए होंगे इस चीज़ क्यों मैं टेक्निकल के ऊपर भरोसा ज़्यादा करता हूँ। फंडामेंटल, विदाउट फंडामेंटल टेक्निकल का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। फंडामेंटल चाहिए ही चाहिए। अगर एक चीज़ का फंडामेंटल कुछ जीरो है तो उसके ऊपर टेक्निकल काम नहीं करेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म पे काम करे बट बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा। तो हमें उसी चीज़ के ऊपर टेक्निकल, उसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करना है जिसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो फंडामेंटली ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। चाहे वो इकोनॉमी की बात करूं, चाहे वो स्टॉक की बात करूं, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए और दिमाग में घुसा लीजिए, मतलब कहीं पे भी दिमाग में रख लीजिए। हमें विदाउट फंडामेंटल किसी भी स्टॉक और किसी भी इंडेक्स को छूना ही नहीं है, सिंपल। उसमें और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, टर्न अराउंड बहुत सारे ऐसी चीज़ आते हैं मार्केट में यार, आइडिया के टर्न अराउंड होगा, ये होगा, पर जब होगा सो होगा। आप होगा तब आप कूद जाओगे ऐसा नहीं है। जब होगा उसको समय लगेगा, 4 साल 5 साल लगेगा। टर्न अराउंड रातों रात तो नहीं होती है। रातों रात कोई बिजनेस चेंज नहीं होता है। आप एक बार बताइए, जो रिलायंस जो है ना, वो एक स्टॉक को खरीदा है कि उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा, नहीं अशोक लेलैंड नहीं, ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है। उसको खरीदा, बहुत साल हो गया उसको खरीदते हुए। क्या अभी उसमें चेंजेस आया है? बिल्कुल नहीं। ध्यान मतलब मेरा दिमाग में मिस हो रहा है, तो इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बता देता अभी, ठीक है ना। तो चीज़ें क्या है ना, रातों रात कोई भी स्टॉक, कोई भी बड़ा प्रमोटर, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, रातों रात चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें अगर बिजनेस में क्वालिटी इंक्रीज होती है तो फिर मार्केट में ना बिलीव एक होता है, हाँ भाई ये प्रमोटर जो आया है ना उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, बिजनेस के ऊपर भरोसा करना चाहिए, कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा। तब जाके उसमें इम्पोर्टेंस, उसमें प्रायर सब कुछ समझ में आता है। ये चीज़ आने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, रातों रात नहीं होती है। अगर कोई कंपनी आईपीओ निकालता है तो उस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तभी जब उसकी बिजनेस 20 साल तक या 10 साल तक अच्छी प्रॉफिट, अच्छी मैनेजमेंट, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट, नीट एंड क्लीन मतलब कंपटीशन, ये सब नीट एंड क्लीन होगा तभी उसको मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा था। और आज ये सामने जो है ना ये आरएस चार्ट है डाउ जोन्स सेंसेक्स का, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कौन सा इंडेक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ये जो टॉप बना था ना ये 92 में बना था, और ये जो डाउनफॉल आया था तब से, और ये जो टर्न अराउंड स्टोरी हुआ वो हुआ 2003 में। जब हुआ तभी हम बात किए, उससे पहले नहीं बात किए। जब हुआ तो ये हुआ 2003 में, और यहीं से सेंसेक्स में अच्छी रैली निकल के आया। और ये जो रैली आया ना, ये रैली आप विश्वास नहीं करो, भयंकर रैली आया था वो, तो आप पता लग गया क्या इस रैली में हमें करेक्शन नहीं मिला। जी हाँ सर, करेक्शन मिला। तो फिर इस करेक्शन को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो टाइम वाइज करेक्शन नहीं था। देखिए,
एक करेक्शन होता है जब, अच्छा ठीक है, तो चलिए सेंसस के चार्ट जब आएंगे ना तब बताऊंगा कि करेक्शन मिला तो कितना मिला और कितना टाइम क्या मिला, तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए ये जो रैली आया था ना, ये आरएस इतना स्ट्रांग दिखा रहा था, वो बता रहा था मार्केट, यूएस मार्केट चाहे कितना रैली करे हमें नहीं पता, हम उससे बेहतर रैली करेंगे। सिंपल, हम उससे 2 गुना 3 गुना 10 गुना स्पीड से रैली करेंगे। हमें मतलब नहीं है एफआई कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफआई अगर 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं या एफआई सोचते हैं कि इंडियन मार्केट 100% बढ़ेगा, आरएस अगर स्ट्रांग है तो वो 500% चला जाता है। तो एफआई के वजह से नहीं चलता इंडियन मार्केट के डीआई रिटेलर, तो वो चीज़ है। तो इसी वजह से ये कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ था। उसके बाद जो बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी हुआ वो हुआ अभी के टाइम पे, ठीक है ना, वो हुआ अभी के टाइम पे। तो ये जो टर्न अराउंड स्टोरी, ये जो हुआ था, ये जो टॉप बनाया था ये 2010 का, ये देखो नीचे गया, फिर ये गया 2020, फिर ऊपर गया। तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन आया, और ये कंफर्मेशन भी कब आया, ये देखो ये कंफर्मेशन कब आया, ये कंफर्मेशन आया अगस्त 2022 को। तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन अगस्त को 2022 को, अगस्त याद रख लीजिए, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगस्त 2020, सो दैट क्या होगा कि हम जब सेंसस की चार्ट में आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन आएगा था अगस्त 2022 को, कि ये दिखा रहा था कि भाई हम तो बड़े टाइम के लिए चल रहे हैं, बड़े टाइम के लिए आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। बड़े टाइम मतलब भाई 2 कदम 10 कदम के आगे चलेंगे अगर आप कंपेयर करोगे यूएस मार्केट के साथ, ठीक है। अब ये रहा यूएस मार्केट, और सॉरी, ठीक है, लॉक चार्ट ले लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि 2003 से जो रैली आया था ना, ये था 2003 का रैली, ठीक है, कितना परसेंट रैली किया था वो चीज़ देखने की बात कर रहा था ना मैं अभी। ये था ना 2003, यहाँ से यूएस मार्केट रैली किया था, SPX S&P। तो यहाँ से जब रैली किया ना तो कितना परसेंट रैली किया, 105% रैली किया, 105% रैली किया यूएस मार्केट, और वो रैली किया पिछला टॉप तक, ठीक है। बट हमने कितना रैली किया ये चीज़ देखना है। और अगस्त 2022 को हमारी मार्केट कहाँ थी, मतलब यूएस मार्केट, लेट से यूएस मार्केट कहाँ थी, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो अगस्त 2022 को यूएस मार्केट डाउनफॉल में थी, कंफर्मेशन नहीं आया था बाई के लिए, बट हमारी मार्केट ज़्यादा नहीं गिर रहा था, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हम कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाइए सेंसेस की चार्ट। तो सेंसेस की चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितना बड़ा रैली हुआ था, ये था ना 2023, और इसकी लो से लिए ना देखिए 700%, जहाँ पे 100% की रैली यूएस मार्केट में आया, हम 7 गुना स्पीड से भागे, 7 गुना, नंबर 1। अब समझ में आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि बड़ी रैली, छोटा सा कहीं पे भी पॉजिटिव न्यूज आया ना, हम 2 गुना स्पीड से भागेंगे, सिंपल, इसका मीनिंग सिंपल है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो फिर वो जब रैली कर रहे हैं वो जितना स्पीड में, हम उतना स्पीड में रैली नहीं करेंगे, जब वो गिरेंगे हम उससे ज़्यादा गिरेंगे, इसका ये मतलब होता है। सिंपल सी मीनिंग मैंने आपको सिंपल फंडा के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया। और ये सारी चीज़ बड़े एडवांस वर्सन है, मैं सारे चीज़ फ्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, इतना बड़ा रैली आया, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि क्या इसमें करेक्शन नहीं आएगा, जी हाँ आएगा, 100% आएगा। तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, नहीं। जब आपको पता लग गया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़े तेज़ी जाना है हमें, तो फिर क्या करना है, जो जो
प्रॉफिट बुक, लेट से आपके एक स्टॉक बाई किया, प्रॉफिट बुक टारगेट के आसपास आ गया, आप बुक कर लिए, आपके हाथ में कैश है, तो कैश को सही यूटिलाइज करने का तरीका यही है, कुछ भी खरीद ले हो वो सही नहीं है। खरीदना है तो सही वैल्यूएशन के जगह खरीदना है, नहीं है तो इंतज़ार करो, मौका देता है। 2003 टू 2008 जो 5 साल है ना, तो 5 साल के अंदर निफ्टी सेंसेक्स कितना परसेंट गिरा, ये देखो बीच में यहाँ पे गिरा 2004 में कितना परसेंट, करीब करीब 32% की गिरावट आए। तो आप बोलोगे यार 32% इसमें गिरावट तो अभी तो हुआ था, अभी और उसमें बहुत फर्क होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 32% में आपको गिरावट बता रहा हूँ, ये होता है प्राइस, आपका प्राइस वाइज, ठीक है, बट आपका टाइम वाइज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो गिरावट था, ये अगर आप यहाँ पे लोगे एक महीना, एक कैंडल को छोड़ के, ठीक है, 3 4 5, ओनली 5 मंथ्स में, ओनली 5 मंथ्स में इसकी गिरावट खत्म, उसके बाद तेजी शुरू। तो जब आप 5 महीना आपकी पोर्टफोलियो रेड होगा और 6 मंथ को आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में स्टार्ट हो जाएगा, हाँ भाई पॉजिटिव, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक एक साल, 2 2 साल तक आपकी पोर्टफोलियो रेड में होता रहेगा, माइनस माइनस होता रहेगा, तो आपको दिक्कत आती है। तो क्या होती है ना, वहाँ पे पेशेंस जो होती है ना, लूज हो जाती है। तो ये चक्कर होता है कि टाइम और प्राइस का क्या बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30% गिरा और टाइम भी बहुत कम लिया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा गिरावट आया था, और ये गिरावट कितना है, 10% मान के चलो, 10 से 11%, ये 13 नहीं है, 10 से 11% लेके चलो। देखो बीच बीच में इस टाइप की करेक्शन आता है, और इट्स ए वेरी गुड थिंग फॉर द बुल पैटर्न। ऐसी टाइप की करेक्शन नहीं आएगा, मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी वही 10 से 11% की करेक्शन होगा। देखिए 14% का करेक्शन, अब 10 पकड़ लो और 30 पकड़ लो, तो इस इतना बड़ा रैली में भी 30% की करेक्शन भी आता है, 10% का करेक्शन आता है, और वो होता है बाइंग। और उस अब ये 30% का जो लास्ट में करेक्शन हुआ, और इसमें देखिए कितना महीने का करेक्शन हुआ, 1 महीना, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 महीना मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे 10% करेक्शन में कितना महीने का करेक्शन हुआ, एक महीना। यहाँ पे 10% करेक्शन कितना महीना का करेक्शन हुआ, 3 महीना, 4 महीना। यही सबसे बड़ी पॉजिटिव होती है इन बुल मार्केट में, क्योंकि जो करेक्शन होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं होती है। और वो करेक्शन जब होता है ना, तो बड़े प्लेयर जो होती है, जो उनको पता है कि बहुत मार्केट ऊपर जाना है, तो जल्दी आ जाते हैं भाई। उनकी वैल्यूएशन जब आती है तो वो बाय कर लेते हैं और बड़ा प्रॉफिट के लिए बैठते हैं। ये होता है, बात समझ में आए। और बाकी का करेक्शन आप देख लो, खुद ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अभी के लिए आओगे ना, तो अभी क्या है ना, अगस्त 2021 में हम कहाँ थे, अगस्त 2022 में हम कहाँ थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। कि मैंने आपको RS चार्ट दिखा रहा था, तब से ये पॉजिटिव था। तो अगस्त 2022 कहाँ था, जून जुलाई अगस्त, देखो इस कैंडल पे हमारी मार्केट ना पॉजिटिव में खड़ा रह गया था, पॉजिटिव में था। मतलब जबकि US मार्केट फॉल हो रहा था, अभी दिखाया था मैंने, अब हमारी मार्केट ना इस मार्केट में पॉजिटिव में खड़ा। तो इसमें समझ में आ गया कि FI सेल करने के बाद भी हम क्यों बाय में चल रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये होती है एनालिसिस का तरीका। ये नहीं है कि भाई ये छोटे जो रिटेलर का कमाल है, DI का कमाल है, म्यूचुअल फंड का कमाल है, SIP का कमाल है, ये नहीं है। ऐसा टाइम भी आएगा, वही रिटेलर होंगे, वही म्यूचुअल फंड होंगे, वही SIP चल रहा होगा, और ऑल टाइम हाई आज जो भी SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उससे ज़्यादा होंगे। आज जितने भी रिटेलर डीमैट अकाउंट होगा उससे 4 गुना होगा। बट अगर उस टाइम पर रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव दिखा रहा होगा, तो FI अगर सेल कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम 2 गुना स्पीड से ना नीचे गिर रहे होते। तो अब आप नहीं बोलोगे कि ये रिटेलर का कमाल है। बात समझ में आया। तो कब कहाँ कब कैसे करना है वो एनालिसिस से पता लग जाता है। और इस यहाँ से FI सेल करने के बाद भी FI हम देख रहे थे कि FI की पार्टिसिपेंट बहुत ही ज़्यादा नहीं है अभी तक भी।
फिर भी मार्केट टिका हुआ है। इसका एक ही कारण है, जो भी बड़े प्लेयर है, जो भी बड़ा इन्वेस्ट, चाहे वो रिटेलर की तरफ से हो, चाहे वो डीआई के तरफ से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के तरफ से हो, कहीं से भी हो, तो उनको लग रहा है कि भाई अभी तो ट्रेंड बन गया, अब जो भी गिरावट आ रहा है हम उसमें एंट्री करना ही करना है, उसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना। तब हमें कितना परसेंट का फॉल मिला, यहाँ पे भी देखो, 10% का फॉल मिल गया, और यहाँ पे देखो 4% की फॉल मिला। बात समझ में आया। उसके बाद 10%, 30% तक भी फॉल देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉल नहीं होगा। अगर आप लोग को लगता है कि भाई फॉल हो नहीं हो सकता, 30% हो सकता है, बट छोटे टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है, बड़े टाइम के लिए नहीं है। मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। 1 साल 2 साल तक नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। 1-2 साल होता है तो पोर्टफोलियो बिगड़ जाता है। ठीक है। और 30 यहाँ पे 10% करेक्शन हो गया, बहुत हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ पता कैसे करें। पहले क्या था कि ये जो हमारे पास जो प्राइस अर्निंग रेशियो थी ना, तो ये था सेल, मतलब यहाँ पे आए तो हम बेच के निकलते हैं, और नीचे आया तो हम बाई करके निकलते हैं, सिंपल। तब 2023 में आपका पी रेशियो था 10.84814। उसके बाद पी रेशियो कितना गया, 21.86। फिर 2003-4 में जो 30% करेक्शन आया था, फिर अगेन आपका 2004 में बाइंग आया। यहाँ पे 2007 का एरिया है, और यूएस मार्केट में रैली चल रहा था, तभी हमें तो यहाँ पे भी शो कर रहा था सेल, और यहाँ पे शो कर रहा था सेल प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे। और ये क्लियर कट बता रहा था कि भैया हमें ज़्यादा ओवर परचेज नहीं करना है। और वो कब से बोल रहा था, ये देखिए फंडामेंटल स्टडी, ये वो कब से बोल रहा था, 2007 से कंटिन्यू बोल रहा था, हमें ज़्यादा जो भी आपको प्रॉफिट मिला बस ले लो, इन कैश कर लो, कैश रखो, बस है। बट उसके बाद भी हमने देखे 2007 से 2008 रैली चल रहा था कंटिन्यू। ठीक है ना। तो ये अलर्ट ना बहुत पहले मिल जाता है। और 2007 से 2008 के बीच में अगर आप देखोगे, जीडीपी डाटा, ईएपी डाटा, ये सारा चीज़, एसआई म्यूचुअल फंड भयंकर था उस टाइम पे। तो म्यूचुअल फंड का तो मतलब भयंकर था। अच्छा जी। और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का जो नेम था ना, इवन यूलिप लिंक जो पॉलिसी है ना, इंश्योरेंस, वो भी सबसे ज़्यादा बिक रहा था उस टाइम पे, मुझे याद है। तो उसके बाद अभी लोग समझ में आ गए कि यूलिप क्या होता है, नॉर्मल जो पॉलिसी होता है वो क्या होता। ठीक है ना। तो इस चीज़ों को समझ में आ गया। तो इस टाइम पे, उस टाइम पे तो लग रहा था जो डाटा था कि म्यूचुअल फंड इतना बड़ा, तो कोई भी फंडामेंटल डाटा नेगेटिव शो नहीं करता। बट यहाँ पे प्राइस अर्निंग बता रहा था भाई हम तो ओवर वैल्यूड में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है ना। इस चीज़ था। उसके बाद गिरावट आया, फिर बाइंग आई 2009 में, फिर यहाँ पे 2010 में सेलिंग, 2010 मिड में। फिर देखो एक इस एरिया मैंने बोला था ना कि बाइंग आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ से बाइंग शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे बाइंग ख़त्म होती है। ठीक है ना। तो फिर इसके नीचे नहीं गया। ये देखो डाइवर्जेंस बनाया प्राइस वर्सेस पी रेशियो के बेसिस पे, तब जाके स्लोली स्लोली बाइंग आई। और यहाँ पे 2019-18 से कंटिन्यूसली ओवर वैल्यूड हो गया था, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर चीज़ ओवर वैल्यूड हो गया था। और जो चीज़ यही कह रहा था कि मार्केट अभी गिरावट है, मार्केट को एक नेगेटिव न्यूज़ की इंतज़ार है। तो फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे कोरोना देखे, और कोरोना के टाइम पे फॉल हुए, और एग्जैक्टली जहाँ पे 2013 में बाइंग आया था, एग्जैक्टली उसी जगह हम कोरोना के टाइम पे बाइंग आ गया। और यहाँ पे ये जो उसके बाद ये जो थ्योरी था कंसोलिडेशन प्रॉफिट, स्टैंड अलोन प्रॉफिट के बेसिस पे, तो ये चीज़ आया, चेंज हुआ, तो एकदम से पी रेशियो गिरा, ये 42 में 2 है। तो इसके बाद हम एक काइंड ऑफ जो एक सपोर्ट था ना कि भाई यहाँ पे बाइंग आएगा कंटिन्यूस, जब आएगा तो बाइंग कर लो, तो ये सपोर्ट ना ऊपर की तरफ चला गया, फिर आ गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आ गया। कोई नहीं बताएगा सर जी ये चीज़, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़।
ये जो सपोर्ट था H1, ये H1 यहाँ पे आ गया। अब ये H1 अब चला गया यहाँ पर। आप पूछोगे यार यहाँ कैसे चला गया? इससे पहले एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखो, ठीक है ना? आप समझ में आया क्यों चला गया? अब यहाँ पे चलने के बाद ये H1 यहाँ पे, तो ये हुआ, तो H1 यहाँ पे चला गया, तो ये बाइंग एरिया हो गया फंडामेंटली, मतलब सस्ता हो गया, ठीक है ना? फंडामेंटल का कोई रेंज नहीं है, मार्केट जो रेंज दे रहा है आपको वही रेंज देखना है। आप मार्केट बोल रहा है कि मेरा रेंज अभी फंडामेंटल के बेसिस पे, इंडियन का फंडामेंटल के बेसिस पे 18.67 बहुत ही बढ़िया वैल्यू है। अब वो नहीं दिन चला गया 11 वाला 15 वाला दिन चला गया, अब आ गया 18। अब यहाँ से हडल एक बनता है कि 30 में ये रुकेगा या 42 में रुकेगा, ये फ्यूचर बताएगा हमें। 30 में अगर रुकेगा तो आप समझ लो कि समय अराउंड 26-27,000 आता है। अगर ये 42 में रुकेगा तो भाई साहब बहुत बड़ा टारगेट आएगा, ठीक है ना? तो ये मोटा मोटी कैलकुलेशन मार्केट के बेसिस पे हम करते हैं। तो जब ये प्राइस अर्निंग के बेसिस पे चल रहा है, जब ये दिख रहा है कि हम एक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज पॉजिटिव में हैं और हम हायर हाई चल रहे हैं और यूएस मार्केट में भी बुल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखने लगता है ये अभी का करेक्शन का टाइम नहीं आया है। क्यों? या प्राइस अर्निंग के बेसिस पर हम ओवर वैल्यूड हो गए? क्या 30 के आसपास आ गए? बिल्कुल नहीं। क्या 42 के आसपास आ गया? ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऐसा ही हुआ है ना पिछले बार जितनी भी हम एनालिसिस अभी देखें। अगर मैं देखो ये सारा चीज़ ने थोड़ा सा लेंथ हो गया है, फिर भी मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, और कितना शॉर्ट में जाऊँगा मुझे भी नहीं पता, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ था, मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों हम बड़े पॉजिटिव में रहे। ये जो रैली चल रहा है या चलेगा, इसमें सेक्टोरल रोटेशन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी करेक्शन आएगा, जो भी मेरा मानना ये है कि एक बार ना 19,000 तक, ये चलो ये सेंसस की चार्ट है, एक बार ना 19,000 तक आना चाहिए। देखो ये डिपेंड करता है, मार्केट आएगा नहीं आएगा बताना मुश्किल होता है, पर आ गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। 3 से 4% का करेक्शन आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बड़े टाइम के लिए बैठ गए हैं, बड़े लेवल के लिए, और इसमें ऐसे ऐसे सेक्टर होंगे जो लीड करते रहेंगे, जैसे आईटी चल रहा है, ये सारे चीज़। तो ये हो गया लॉन्गर टर्म एनालिसिस। तो आपको जो भी बड़ डीप मिलेगा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि बाई करने के लिए, सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम टेक्निकली की बात करें, टेक्निकल की बात करें तो ये टेक्निकल क्या कह रहा है कि ये देखो 3 कैंडल है और बहुत कैंडल वाइज बहुत अच्छा बाइंग आया है, बट एक काइंड ऑफ देखिए इसके ऊपर नहीं गया, मतलब आप डाइवर्जेंस तो कह सकते हो। सेंसेस चार्ट देख लेते हैं, वो उसमें भी डाइवर्जेंस है। फ्यूचर चार्ट एक बार देख लेते हैं क्या उसमें भी है क्या। हाँ उसमें भी डाइवर्जेंस शो कर रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन तभी आता है जब एक रेड कैंडल बनता है, तो ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। रेड एक महीना अगर कैंडल बन गया, अच्छा, और है एक हफ्ता, ये वीकली है, और एक अगर कैंडल बन गया तो फिर वी कैन से देखिए ये डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो करेक्शन आएगा हो सकता है 3 से 4% करेक्शन आए, 19,000 18,800, तो फिर बाई कर ले, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो ये हो गया निफ्टी के। और निफ्टी के अगर मैं चीज़ों को ये चीज़ बात करूं, क्या ऑप्शन चेन की बात करूं, तो ये क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा है कि 20,100 और प्राइस और 20,000। तो आप दिमाग में ये बिठा ले कि जब तक 20,000 के नीचे नहीं आएगा ना मार्केट, तब तक आपको बियर के बारे में सोचना ही नहीं है। अलर्ट हो तो अलर्ट में रहिए, कोई शॉर्ट पोजीशन मत बनाइए, कुछ भी मत बनाइए। 20,000 के नीचे आएगा, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ऊपर के लिए रास्ता खुल गया है और अभी के लिए 20,200 तो मेरे हिसाब से डेली वाइज तो आता रहेगा, 500 600 पॉइंट 1000 पॉइंट तो आता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
अब 20,000 के नीचे तो मैं मुझे कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो लग रहा है कि 19,000 आने वाला है। तो अभी के लिए ऊपर का द्वार खुला हुआ है, बट टेक्निकली अगर आप डेली के बेसिस पे अगर मैं बताऊँ ना, ये देखो कि मैं अच्छा क्या मैं अभी बाई कर लूँ, तो देखिए मैं भी अभी भी यही बोलूँगा कि ये बाई नहीं बनता। तो मेरा बाई बनता हमेशा एक पैटर्न बनने के बाद, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो पिछले बार मैंने एनालिसिस किया था, ये एनालिसिस चल रहा है हायर हाई कैंडल, और ये एक कैंडल भी जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, या प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, एक कंफर्मेशन आ जाए, और दूसरा कंफर्मेशन ऑप्शन चेन के बेसिस पे 20,000 के नीचे क्लोज हो जाए। तो ये दो चीज़ जब तक नहीं होगा, 20,000 के क्लोज हो जाए, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, ये दो हो गया। सॉरी, तीसरा हो गया एक वीकली कैंडल जो वीक आ रहा है, अगर वो नेगेटिव कैंडल बन गया, ठीक है ना, तो ये जब तक तीन जो चीज़ें नहीं आएगा ना, तो फिर ये लेवल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वो हो सकता है 19,000 तक मार्केट हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो तब तक इंतज़ार करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रेडिंग वाइज, कंसेप्ट वाइज वैसे कोई नहीं। चाहे वो बैंक निफ्टी की तरह बात करूँ, तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करीब आ जाए और उसके बाद बढ़िया वाला रैली होएगा आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। फिर भी यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द आरएस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में खड़े हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट गिरा, यूएस मार्केट, तो हम ज़्यादा गिरेंगे नहीं। सिंपल, हम ज़्यादा गिरेंगे नहीं। 3 से 4% की गिरावट आएगी तो आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। एक बार चलते हैं हम अपनी यूएस मार्केट को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएसडी आईएनआर में थोड़ी बहुत ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। वो बहुत पहले से ही ब्रेकआउट हो चुकी है, अब ब्रेकआउट शो कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। डॉलर में भी अभी तक यू टर्न नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 106 तक मैं वेट कर रहा हूँ, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट यूएस मार्केट। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एफआई का डाटा जो है ना अभी तक नेगेटिव में चल रहा है। क्या सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो आपको लग रहा है कि भाई एफआई का डाटा क्यों आपको इतना बड़ा नेगेटिव में चल रहा है। तो ये चीज़ देखिए, एफआई की डाटा जो है ना कंटिन्यूसली नेगेटिव में चला, या कि छोटी छोटी बाइंग आ रही है, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मंथली के बेसिस में जाओगे ना, तो भी बड़े नेगेटिव में ये बेट देख सकते हो। देखिए 9,580 जो 7,000 था, अभी भी वो 9,000, मतलब स्लोली स्लोली इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब वीकली बेसिस पे 20,000। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये की काम है, एक ही चीज़ है, क्या एफआई जो बाई सेल करते हैं ना, इंडियन मार्केट के बेसिस पे नहीं करते। एफआई जो बाई सेल करते हैं वो यूएस मार्केट के बेसिस पे करते हैं। यूएस मार्केट में जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, यूएस मार्केट में जब तक अच्छी वाली तेज़ी नहीं आएगी ना, तो एफआई की डाटा भी उस हिसाब से तेज़ी नहीं होगा। एफआई की डाटा नेगेटिव होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट बुरा भी नहीं है। तो अच्छा तब नहीं है, सॉरी, बुरा तब नहीं है जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छा बैठे हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है जो मुझे ज़्यादा नेगेटिव ना मानने के लिए कहता है कि भाई तुम ज़्यादा नेगेटिव में मत बैठो। 3 से 4% करेक्शन हो गया, 10% करेक्शन हो गया, बहुत हो गया, अब तुम ऐसे सोच के चलो। बस मेरा अंदर से है, क्योंकि मेरे पास एक टूल है कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे एफआई की डाटा मायने रखता है, बट उतना बड़ा मायने नहीं रखता जो 2019 से पहले मायने रखता था, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या है ना, एफआई की डाटा अगर पॉजिटिव नहीं है और सेक्टर वाइज परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, कुछ स्टॉक के वजह से इंडेक्स ऊपर उठा हुआ है, तब मायने रखता है। चाहे कितना बड़ा रैली आ जाए, हम मतलब यूएस मार्केट में कितना बड़ा रैली आ जाए, तो हम बड़े तेजी के मूव जा नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ सबसे बड़े मायने रखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि एफआई की डाटा जो है मैं आपको समझा दिया, ऐसे ही देखना चाहिए।
ठीक है। अब ये जो यूएस मार्केट में चल रहा है, यहाँ पे जो ये देखोगे आप कंसोलिडेशन, तो ये कंसोलिडेशन के बाद एक चैनल में तो चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। और बट यहाँ पे एक स्लोली स्लोली ना एक काइंड ऑफ फॉल की इशारा दे रहा है। तो हो सकता है, चांसेस है कि यूएस मार्केट में फॉल हो सकता है, क्योंकि एक बार फॉल नहीं आएगा ना तो ऊपर जाना इनको मुश्किल होता है। तो एक बार फॉल होना चाहिए। तो अगर आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो समय बोलेगा। मेरे हिसाब से फॉल आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर जाने की अच्छा रहेगी। और यहाँ पे अगर ऐसे कंसोलिडेशन बहुत दिन तक हुआ, उसके बाद ही ऊपर जाने की भी ताकत है। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी यूएस मार्केट में लग रहा है कि एक बार फॉल आना चाहिए, 1-2% अगर फॉल हो गया तो कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई हम तो आगे 3-4% यूएस मार्केट में फॉल आ गया, अब बढ़ेंगे तो ये भी गिरने वाले नहीं है। जो भी फॉल आएगा हम भी 3-4% फॉल हो जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ रैली करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बाकी हाँ, क्रूड ऑयल मुझे लगता है कि एक बार 98 और 97 से 98 के बीच में आना चाहिए। तो उसके बाद ही जाके उसमें करेक्शन आ सकता है। और बस आज के लिए इतना ही। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की ना, तो ये बहुत बड़े मायने रखता है। अपनी पोजीशन साइज, अपना इन्वेस्टमेंट चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ा चीज़ है। क्या हम फुल इन्वेस्टमेंट हो है, या हम 50-50 करें, या 50% कैश में बैठे, या 50% डेप्ट में बैठे, 50% इक्विटी में बैठे। 2007 और 8 का टाइम अगर जैसे आ गया लेट से, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप 70% कैश में बैठ जाए, 30% ओनली मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये समय के बेसिस पे मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट चेंज होता है। 2020 का करेक्शन, 2008 में जो बड़ा करेक्शन आया था, उस टाइम पे तो मैं आपको बोलूँगा 100% इन्वेस्ट हो जाइए, या 90% इन्वेस्ट हो जाइए, 10% कैश में बैठ जाइए। ये चीज़ है, ठीक है ना। वो समय क्या है, अभी का जो समय है, अभी तो मैं आपको बोल चुका हूँ। ऑलरेडी मेरा तो 70% जो इन्वेस्ट पहले था, 30% जो 60% इन्वेस्ट था, 40% था। तो अब ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि 20% तो लगा दिया उसमें। मतलब आप मोटा मोटी समझ लो 80% टू 85 के अंदर मेरा इन्वेस्ट हो चुकी है। अब हाथ में जो 15 से 18% बचा हुआ है ना क्या, बस एक छोटा सा फॉल आएगा और ऐड करता रहूँगा। बस यही चीज़ मैंने आपको पहले जो कहा था आज भी वही कह रहा हूँ, बस। ठीक है, थैंक यू।